नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का ये मॉडल पेपर नंबर है 88। अब तक हम लोगों ने 87 मॉडल पेपर को डिस्कस कर लिया है और सभी मॉडल पेपर आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे। और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर। सोशल मीडिया पर भी अगर आप उपस्थित हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप हमें स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो लेटेस्ट लेक्चर होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। निम्नलिखित किन समूहों या संगठनों में भारत व चीन दोनों शामिल हैं? तो देखिए, भारत और जो चीन के संबंध हैं वर्तमान में बहुत ही लोएस्ट लेवल पर हैं, बहुत ही निचले स्तर पर हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बताइए कि संघाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएएस और एशिया यूरोप बैठक यानी कि एएसईएम में किसमें भारत और चीन दोनों नहीं हैं? तो आरसीईपी के बारे में बात करें तो इसमें चाइना तो है, लेकिन वर्तमान में इसमें इंडिया इसका सदस्य नहीं है। इंडिया ने नवंबर 2019 में खुद को इस संगठन से बाहर कर लिया था। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर आरसीईपी क्या है? तो फ्रेंड्स, आरसीईपी दैट्स रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, और भारत ने अब इसे छोड़ दिया है। बाकी बात है यहाँ पर एससीओ की, ईएएस और एएसईएम की, तो तीनों में ही भारत और चाइना दोनों सदस्य हैं और सही जवाब इसका बनता है ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एससीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोग आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ की स्थापना हुई थी, एक्चुअली में इसकी जो स्थापना हुई और ये जो वर्किंग में आया दोनों में डिफरेंस है। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। ठीक है, 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी और ये वर्किंग में कब से आया? 19 सितंबर 2003 से यह वर्किंग में है। वर्तमान में देखा जाए तो एससीओ के जो हेड हैं यानी कि महासचिव, इनका नाम क्या है? व्लादिमीर नोरोव। तो याद रखना है इसको भी, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर नोरोव, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप जानते हो कि संघाई बीजिंग, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और यही संगठन जो एससीओ है ये 2000 से पहले, 2001 से पहले, ठीक है, 2001 से पहले एससीओ जो था वो एससीओ 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई थी इस संगठन में और इसे एससीओ नाम दे दिया गया था। एससीओ में भारत और पाकिस्तान सदस्य कब बने? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि वर्ष 2017 से भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य हैं। और अभी हाल ही में यानी कि 2022 में एससीओ की एक मीटिंग होने वाली थी, कहाँ पर? भारत में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके पहले आपको बता दें एससीओ के बारे में। तो एससीओ में कुल जो 8 सदस्य देश हैं उनके नाम हैं भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ईएएस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ईएएस दैट्स स्टैंड फॉर ईस्ट एशिया समिट। इसमें कुल मिला के 16 देश हैं, जिसमें 10 देश आसियान के हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका भी शामिल है। और बात करें अगर एएसईएम के बारे में, एशिया यूरोप मीटिंग, तो उसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, और आरसीईपी जिसमें आसियान के देश हैं, 4 अन्य देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। भारत नवंबर 2019 से अब इस संगठन का जो है सदस्य नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन नेताओं पर विचार कीजिए। अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन होगा कि उपर्युक्त नेताओं में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। और 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये सही हैं। यानी कि ऑप्शन ए को छोड़कर 2, 3 और 4 इसमें सही जवाब होगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, जहाँ निंदा प्रस्ताव एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, वहीं अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है, वहीं अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। देखिए, जो निंदा प्रस्ताव होता है वो सरकार के वर्तमान में जो कार्यप्रणाली होती है, कोई काम होता है तो उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट पहले से नहीं होता है। जबकि जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो इसके लिए पहले से ही संसद को सूचना दी जाती है। और यहाँ पर सही जवाब है कि अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में, क्योंकि वोटिंग होती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। आप जानते होंगे अविश्वास प्रस्ताव में कारणों का उल्लेख नहीं होता। इसमें क्या होता है कि विपक्ष जो है सीधे सीधे अपना अविश्वास जो है प्रदर्शित करता है, उसके बाद वोटिंग होती है। और निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, सरकार को पता तो चले कि उसकी किस नीति के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है, वहीं अमेरिकी उच्चतम न्यायालय संघीय मामलों के साथ नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले से भी संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्याय क्षेत्र है वो संघीय मामलों तक ही सीमित है, और जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है संघीय मामलों के साथ नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले से भी संबंधित है। तो विकल्प 1 हमारा सही हुआ। भारतीय उच्चतम न्यायालय का एक क्षेत्र सलाहकारी न्याय क्षेत्र है, और जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी न्याय क्षेत्र नहीं है। यानी कि भारत और अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनकी तुलना यहाँ पर की गई है, और दोनों ही तुलना यहाँ पर सही तरीके से की गई है। तो विकल्प 1 और 2 दोनों को ही हम यहाँ पर सही मानेंगे, ठीक है, दोनों सही हैं। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी राज्य विधि के तहत ही मृत्युदंड की सजा मिली हो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो राज्यपाल को हालांकि क्षमा शक्ति दी गई है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सजा को केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये क्षमादान की शक्ति अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा विकल्प, राज्यपाल कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या बदल सकता है। तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। यानी कि 1 और 2 एक्चुअली देखा जाए तो 2 जो है ये गलत है, 1 सही है, ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी राज्य विधि के तहत मृत्युदंड की सजा मिली है। तो पहला विकल्प सही है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल 1 सही है, ठीक है, केवल 1। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है। जब हम घर आते हैं पता चलता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होता तो आंसर हम दे दिए होते हैं, और एक एक ही अंक से लोग इन और आउट हो रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे कोई भी भर्ती होती है लोग पॉइंट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोई भी वीडियो मत छोड़ा करो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ा करो। अब यहाँ पर देखा जाए तो अशोक मेहता समिति और इसके बाद सिंघवी समिति और जीवीके राव समिति, तीनों का ही संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। जबकि सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो केंद्र और राज्य संबंधों से है। केंद्र और राज्य संबंध के लिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 9 जून 1983 को, ठीक है। और कुल 1600 पेज की रिपोर्ट आई थी, 1600 पेज थे इसमें 1988 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है, ध्यान से देखिए। संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी अर्हता क्या होगी, ये निर्धारित नहीं की गई है। ये स्टेटमेंट सही है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, वो कितने समय के लिए चुने जाएंगे, इसके बारे में भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी सही है। और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद
निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा दूसरे नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये भी सही है, यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 ABC तीनों सही हैं, तो विकल्प डी को ऑप्ट करेंगे। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हाल ही में बहुत अधिक चर्चा में रही है झील, जिसका नाम है पैगांग तसो झील। तो पैगांग तसो झील कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, चीन या फिर तिब्बत? तो फ्रेंड्स यहाँ पर चीन भी है और जो तिब्बत है वो चाइना का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम तिब्बत, लेकिन दिया गया है विकल्प में, तो हम तिब्बत को ही आंसर करेंगे, ठीक है, चीन को आंसर नहीं करेंगे। अगर तिब्बत ना होता तब हम चीन को मानते, लेकिन फिलहाल सही जवाब है इसका तिब्बत। मैत्री के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मैत्री क्या है? यह भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो क्या ये सही है? नहीं, मैत्री जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है, रूस नहीं बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा विकल्प देखते हैं, यह एक वार्षिक, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखते हैं, यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये यहाँ तक सही है। 2006 से रूस और भारत में वैकल्पिक रूप से चलाया जा रहा है। तो क्योंकि पहला गलत है, भारत और रूस के बीच में तो ये अभ्यास होता ही नहीं है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच का अभ्यास है। तो यहाँ पर रूस का नाम आ गया, तो ये विकल्प पूरा का पूरा गलत हो गया। हालांकि इसका आयोजन 2006 से ही हो रहा है, ये भी सही है। और ये भी सही है कि इसका यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो पहला और दूसरा विकल्प दोनों गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, 2019 संस्करण का आयोजन मेघालय में आयोजित किया गया। तो 2019 वाला तो मेघालय में ही हुआ था, यानी कि ये विकल्प सही है। तो केवल तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही दिया गया है, बाकी विकल्पों को गड़बड़ कर दिया गया है। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के बारे में सवाल है। वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और विकास हब। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में। सचिवालय इसका बर्लिन में है। सदस्य देश हैं 16। यूरोपीय आयोग, 2 फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो यानी कि सभी विकल्प 1, 2, 3 यहाँ पर सही हैं, तो हम डी को यहाँ पर आंसर कर लेंगे। रोहिंग्या के बारे में विचार करें। वे एक जातीय समूह हैं जिसमें ज़्यादातर बौद्ध हैं। अब यहाँ पर जो विकल्प गलत है उसको हमको छोड़ देना है। तो रोहिंग्या के बारे में आप जानते होंगे, वो बौद्ध कम्युनिटी से नहीं आते हैं बल्कि वो मुसलमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका गलत हो गया। उन्हें म्यांमार द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई थी, ये सही है। और उन्हें निवासी, विदेशी या सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो ये भी सही, यानी कि विकल्प 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन सी को हम करेंगे आंसर। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये काफ़ी अच्छा रहा होगा और आपने कई सारे नए फैक्ट और नए सारे तथ्य आपने सीखे होंगे। और ये सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आप लगातार देखते रहिए। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।